हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस वीडियो में मैं आपको पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं और उन अवस्था में बालक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को रखा था। उन कॉन्सेप्ट के आधार पर उन्होंने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बनाया है। तो उन प्रत्ययों की हमने चर्चा की थी। इस सिद्धांत का पूरे मनोविज्ञान में जो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे वो बीएड का एग्ज़ाम हो, सीटेट का हो, टेट का एग्ज़ाम हो, नेट के एग्ज़ाम में, सभी में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो ज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, बालक के विकास की चारों अवस्थाएं, इन चारों अवस्थाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों के आधार पर मैंने उनके उत्तरों को सम्मिलित करते हुए आज का ये वीडियो बनाया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और लास्ट तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और सभी का आप नोट्स घर पर बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप कभी भी उन प्रत्ययों को, उन विशेषताओं को पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने संपूर्ण मानव विकास का अध्ययन किया। आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जितने भी अध्ययन हुए हैं, जितने भी शोध हुए हैं, उन सबसे अधिक विस्तृत, वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन पियाजे ने किया है। यही कारण है कि जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ में इन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जीन पियाजे को माना जाता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं लिया बल्कि मानव की बुद्धि से लगाया है, जो ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करने का कार्य करती है और उसका प्रयोग भी करती है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है। देखिए, पियाजे ने अपने सिद्धांत में सबसे ज़्यादा महत्व अनुकूलन को दिया है। उन्होंने अनुकूलन के दो भाग बताए हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इन दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से लास्ट वीडियो में बताया था। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो पूरी तरह से अनुकूलन पर आधारित सिद्धांत है। इसमें जैविक परिपक्वता और वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि, चिंतन और भाषा का परिवर्तन सम्मिलित है। देखिए, ये सारी बुद्धि की प्रक्रियाएं हैं, सारी चिंतन करना, भाषा का ज्ञान करना, भाषा का परिवर्तन करना, ये सारी बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं। विकास की इस प्रक्रिया में संवेदना, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, समस्या समाधान एवं समायोजन आदि तत्वों का इन्होंने सर्वाधिक महत्व बताया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास 4 अवस्थाओं में होता है, यानी इन्होंने बालक के विकास की, ज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदीय पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। इसका समय है जन्म से लेके 2 वर्ष तक का समय सेंसरी मोटर स्टेज का होता है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं और सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि इसका नाम ही है संवेदी पेशी अवस्था, तो इसमें ज्ञान प्राप्त करने का आधार बालक की ज्ञान इंद्रियां होती हैं। इस अवस्था में शिशु के ज्ञान एवं बुद्धि की अभिव्यक्ति उसकी कार्य करने की सफलता से होती है। बच्चा जब कोई कार्य करता है, इस अवस्था में कार्य कौन से करेगा, वो किसी चीज़ को पकड़ेगा, उठाने की कोशिश करेगा, तो उसके इन्हीं कार्य करने की सफलता से उसके विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। संवेदी पेशी अवस्था में बालकों में इंद्रियों के अनुभवों तथा विभिन्न पेशीय कार्यों को करके उसकी समझ का विकास भी होता है। इस अवस्था में बालक स्पर्श करना, चूसना, काटना,
चिल्लाना, हाथ पैर चलाना, वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखना इत्यादि क्रियाएं करता है। यही क्रियाएं बालक करेगा इस अवस्था में। तो पियाजे ने इसे आत्मकेंद्रिता की अवस्था कहा है। आत्मकेंद्रिता की अवस्था वो अवस्था होती है जब बालक सिर्फ अपने पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इस अवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं और इसकी कुछ विशेषताएं हैं संवेदी पेशी अवस्था की, सेंसरी मोटर स्टेज की, वो हम पढ़ते हैं। पहला है शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता का विकास करेगा। बालक धीरे धीरे अपने शरीर के कार्यों पर नियंत्रण करना शुरू करता है, तो नियंत्रण की क्षमता की विकास होता है इसमें। दूसरा है वस्तुओं के स्थायित्व की धारणा आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। कोई भी वस्तु को जब वो देखता है तो जब बालक 6-7 महीने तक का होता है तब तक उसमें वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा नहीं होती है। वस्तु का यानी जो चीज़ उसके सामने है बालक सिर्फ उसी वस्तु को जानेगा, उसके मस्तिष्क में उसी की प्रतिमा रहती है जिसे वो देख रहा है। जो चीज़ उसके सामने से हटा ली जाती है उसका वो भूल जाता है उसे। तो जब बालक 9 महीने का हो जाता है तभी उसमें वस्तुओं के स्थायित्व की अवधारणा विकसित होती है। अगला है व्यवहारिक ज्ञान की उपस्थिति तथा प्रतीकात्मक ज्ञान की अनुपस्थिति। बालक वही सीखता है जो उसके सामने उसे दिखाई दे रहा है, जो व्यवहारिक ज्ञान है वही सीखता है, उसमें अभी प्रतीकात्मक ज्ञान की अनुपस्थिति होती है। जो सिंबॉलिक नॉलेज होती है वो उसे बिल्कुल नहीं होती है। अब है बालक की आवश्यकताएं भी व्यक्तिनिष्ठ होती हैं। बालक छोटी अवस्था में होता है, आत्मकेंद्रित होता है, इसलिए उसकी आवश्यकताएं भी व्यक्तिनिष्ठ होती हैं जो उससे स्वयं से ही संबंधित होती हैं। दूसरे की आवश्यकताओं का ज्ञान इस अवस्था में बालक को नहीं होता है, इसलिए पियाजे ने इसे आत्मकेंद्रिता की अवस्था कहा है। इसे ईगोसेंट्रिज्म से कहा है क्योंकि बालक खुद तक ही सीमित रहता है, दूसरों का ज्ञान उसे नहीं होता है। अगला है बालक में 9 माह से चिन्हों और पूर्व घटनाओं को याद रखने की योग्यता विकसित होती है। अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तुओं के स्थायित्व की, तो ये 9 माह के बाद बालक को चिन्हों और पूर्व घटनाओं की भी याद हो जाती है। जब वो चीज़ें सामने नहीं रहती हैं तब भी उन्हें याद कर सकता है। जैसे जब 9 माह का बच्चा हो जाएगा तो उसकी माँ उसके सामने उसे दिखाई नहीं देगी तो रोना शुरू कर देगा। उसके सामने से कोई खिलौना हटा लिया जाएगा तो वो रोना शुरू कर देगा, तो उसे उसका अनुमान होने लगता है। छिपी हुई चीज़ों को ढूंढने का वो प्रयास करने लगता है, जिसे वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। सीखने के लिए ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, परसेप्शन से सीखता है, रिफ्लेक्स एक्शन करना आता है, रिफ्लेक्स एक्शन से वो अपना विकास करता है, जैसे अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पलकों का झपकाना इत्यादि के द्वारा वो सीखने की कोशिश करता है। तो ये थी हमारी संवेदी पेशी अवस्था। अब दूसरी अवस्था है पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था है 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। तो ये इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बताया है कि इस अवस्था में बालक में भाषा कौशलों का विकास होने लगता है, शब्दों की समझ उसमें उत्पन्न हो जाती है। अब बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को प्रकट करने वाले शब्दों में अंतर भी करने लगता है, चिन्ह एवं प्रतीकों में अंतर करने लगता है। बालक ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक में आ जाती है और धीरे धीरे तार्किक गणितीय प्रत्ययों का विकास करने लगता है। इसमें तार्किक योग्यता भी की शुरुआत हो जाती है। तार्किक योग्यता भी वो जो छोटी छोटी योग्यताएं, जैसे उसे कहा जाएगा 2 वस्तुएं सामने रखी हैं तो वो जान जाएगा ये 1 और 2 ये 2 चीज़ें हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे गणितीय प्रत्ययों का विकास होने लगता है। बालक किसी बाह्य व्यवहार के बिना अपनी समस्याओं को मानसिक रूप से सुलझाने लगता है। देखिए, इस अवस्था से पहले सेंसरी मोटर स्टेज में बालक अपनी प्रत्येक समस्या को उसे व्यक्त करके ही बता पाता था उसे, किंतु इस समय वो अपनी समस्या का समाधान मानसिक रूप से भी करने लगता है। इस अवस्था के प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रित होता है, किंतु धीरे धीरे वो और लोगों के भी संपर्क में आता है और उनसे संपर्क स्थापित करता है। तो पहले आत्मकेंद्रित होता है, बाद में जाके उसकी आत्मकेंद्रिता की भावना कम हो जाती है और वो दूसरों के बारे में भी
जानने लगता है, उन पर भी अपने संबंध उनसे स्थापित करने लगता है, उनके संपर्क में आने लगता है। तो बालक जो भी व्यवहार सीखता है, वो समाज का जो भी व्यवहार देखता है, वो खेल के द्वारा या अनुकरण के द्वारा सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना शुरू कर देता है, किंतु उसका अभी चिंतन अतार्किक होता है, अतार्किक चिंतन होता है। इसीलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, इरेशनल थिंकिंग की स्टेज कहा जाता है इसे। तो ये जो पूरी अवस्था है, इसे हम अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब है इस अवस्था, जो आपने अवस्था अभी पढ़ी है, ज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के पियाजे ने 2 भाग किए हैं। पहला है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसे हम कहेंगे पूर्व प्रतीकात्मक अवस्था। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लिखा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे पूर्व प्रतीकात्मक अवस्था। प्रतीक हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, इसलिए ये पूर्व प्रतीकात्मक अवस्था है। इसके बाद में आ जाएगा, ये पहली अवस्था है। इस अवस्था की उम्र होती है, इसमें बालक 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था में होता है। किसमें? प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से लेकर 4 वर्ष तक का समय होता है। इस अवस्था में सिम्बॉलिक लर्निंग की योग्यता बालक में आ जाती है। वो प्रतीकों के रूप में सीखने लगता है, याद करने लगता है, भाषा का प्रयोग सीखने लगता है, वातावरण जनित उद्दीपकों के प्रति प्रतिवाही क्रियाएं करने लगता है, यानी मोटर रिएक्शन करता है, और साथ ही साथ कुछ प्रतीकों का प्रयोग करके अपने अनुभव बताने की भी कोशिश करने लगता है। इसमें बालक अनुकरण करना सीखता है, अपनी सुनी हुई बातों को दोहराना, और वातावरण जनित जो उसके अनुभव हैं, जो उसने लिए हैं, उन्हें वो रिकॉल करना भी बालक सीख जाता है। यानी वो सुनी हुई चीज़ों को दोहरा सकता है, दूसरे की बातों को स्वयं बता सकता है, और जो भी उसने सीखा है, जो भी देखा है, उसे वो रिकॉल कर सकता है। लेकिन इस समय भी उसमें जटिल समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं आती है। जैसे कि जटिल समस्याएं कौन सी होती हैं? उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं आएगी, उसे रिवर्सिबल एबिलिटी नहीं होती है उसमें। जैसे कि उसे बताया जाए 5 × 4 = 20, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि 4 × 5 = 20, यानी वो रिवर्सिबल नहीं कर पाता है। वो एक ही तरह से मल्टीप्लाई करना जानता है, जैसे 2 × 3 कर लेगा, 3 × 2 = वही चीज़ नहीं बता पाएगा जो आती है। ठीक है, और ऐसे ही वो मल्टीपल एस्पेक्ट नहीं समझ पाता है। जो कोई भी प्रक्रिया है उसका वो एक ही पक्ष देख पाता है, बहुत सारे पक्षों को वो एक साथ नहीं समझ पाता है। तो इस तरह की योग्यता बालक में विकसित नहीं होती है। ईगोसेंट्रिज्म होता है उसमें, वो अपनी ही प्रक्रियाओं पर ध्यान देने वाला होता है। तो इसे किस अवस्था की बात चल रही है? 2 से लेकर 4 अवस्था की बात चल रही है, पूर्व प्रतीकात्मक अवस्था की। ठीक है, अब हो जाएगा इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है अंतर्ज्ञान अवस्था। इस अवस्था में बालक समानता एवं विभिन्नता स्थापित कर लेता है। समान चीज़ों को अलग कर सकता है, अलग चीज़ों को वो उनमें जो अंतर वाली चीज़ें हैं उन्हें अलग छांट सकता है। उसके नंबर के कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं, 2, 4, 6 ये चीज़ें जानने लगता है वो। उसे समय का ज्ञान हो जाता है, घड़ी देखने लगता है, किंतु अभी भी उसमें आफ्टर और बिफोर के कॉन्सेप्ट उससे क्लियर नहीं होते हैं। जैसे 8:45 बजे हैं या 9:15 बजे हैं, इस तरह के उसमें उसे पता नहीं चलता है। समय के सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाता है। साथ ही साथ रेशनल थिंकिंग और जजमेंट, इनका विकास होने लगता है। इनकी शुरुआत इस अवस्था से हो जाती है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बालक में रेशनल थिंकिंग कहाँ, किस अवस्था से स्टार्ट हो जाती, तार्किक चिंतन उसका किस अवस्था से बनना शुरू हो जाता है। तो ये शुरुआत की स्थिति आप कह सकते हैं कि अंतर्ज्ञान अवस्था से बालक में रेशनल थिंकिंग और जजमेंट पावर विकसित होने लगती है। उचित भाषा के प्रयोग की उसमें क्षमता आ जाती है, शब्दों का सही चयन करने लगता है, बोलना सीखने लगता है। तो ये सारी इस अवस्था की विशेषताएं हैं। अब अगली है तीसरी अवस्था पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था का आयु वर्ग है 7 to 11 ईयर। इस अवस्था में बालक
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बालक तर्कयुक्त चिंतन करना सीख जाता है, चीज़ों में अंतर करना सीख जाता है। बालक छोटी छोटी समस्याओं को स्वयं ही सॉल्व करने लगता है, बिफोर और आफ्टर के कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, जैसे समय का बताया था। इससे पूर्व वाली अवस्था में वो बिफोर और आफ्टर को नहीं समझता था, किंतु मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बालक इन चीज़ों को समझने लगता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी उसे अंतर समझ में आने लगता है। बालक अपने सीखने के लिए प्रयत्न और भूल के से नहीं सीखता है, जो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है सीखने का, उसके द्वारा न सीखकर वो तर्क के द्वारा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाती है, आपने देखा था अभी इंट्यूटिव स्टेज पर उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं आती है, किंतु इसमें आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में और उसकी रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाती है। उसे क्लासिफिकेशन करना बालक सीख जाता है, साथ ही साथ उसे सीरिएशन भी आ जाता है कि क्रम से लगाना, छोटे से लेकर बड़ी संख्याओं में, बड़े से लेकर छोटे क्रम में संख्याओं को लगाना वो सीख जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। साथ ही साथ उसमें संरक्षण की योग्यता आ जाती है, कंजर्वेशन की, किसी चीज़ों को कलेक्ट करने लगता है, संग्रह करने लगता है। उसमें इंट्यूटिव रीजनिंग आ जाती है, इंट्यूटिव रीजनिंग आ जाएगी, यानी कि वो बच्चा हर चीज़ को समझने की कोशिश करने लगता है। उसमें अंतर ज्ञान आ जाता है, अपने ज्ञान से वो हर चीज़ को सीखने की या उसमें चिंतन करने की उसमें योग्यता आ जाती है, सॉल्व करने की योग्यता आ जाती है खुद ही। स्पेस और साइज में परिवर्तन करने पर पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी उसे ज्ञान आ जाता है। मान लीजिए कि उसने 1 लीटर पानी लिया है और उसे अलग अलग शेप के बर्तन में डालेगा, एक चौड़े मुंह वाली बर्तन में डालेगा, या फिर उसे किसी लंबे बर्तन में रख दिया जाता है, लंबी बोतल में रख दिया जाता है, तो बालक को ये पता रहता है कि इस पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ रखने वाले बर्तन के आकार में परिवर्तन है। तो इस तरह की उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं, उनमें वृद्धि हो जाती है। उसमें क्लासिफिकेशन आ जाता है, चीज़ों में अंतर बताने लगता है, उसमें वो वर्गीकरण करना आ जाता है, चाहे आकृति के आधार पर हो, आकार के आधार पर हो, गुणों के आधार पर हो। इस अवस्था को जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड, और इसे पूर्व गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व गिरोह की अवस्था क्या होती है? जब बालक गिरोह में रहना शुरू कर देता है, यानी समूह बनाना शुरू कर देता है, तो इसे प्री गैंग स्टेज कहा जाता है इस अवस्था को। तो ये सारी विशेषताएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन सभी को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बिठा लें। साथ ही साथ में इसमें ट्रांजिटिव डेवलपमेंट आ जाता है। इसके अंतर्गत बालक जो इसमें सकारात्मक उनका विकास होने लगता है इस अवस्था में, और बालक के सामने अगर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अगर उसमें रख दी जाएं तो वो उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है, किंतु वो जो चीज़ें उनके सामने हैं उनमें तो वो ज़्यादा अपना दिमाग लगा लेता है, उन चीज़ों को तो वो ढंग से कर सकता है, पर जो चीज़ें उनके सामने नहीं हैं उनमें वो ज़्यादा नहीं सोच पाता है। जैसे कि उन्हें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे एज ग्रेटर देन बी है, सी इज ग्रेटर देन ए है, तो बालक ये नहीं बता पाएगा कि इन दोनों के आधार पर सी इज ग्रेटर देन बी होगा। तो जो उनका अभी चिंतन है वो अभी उनका अतार्किक चिंतन है, तार्किक चिंतन नहीं होगा, और इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था हम नहीं कहेंगे, ये सिर्फ मूर्त चिंतन की अवस्था है। आगे देखते हैं, सबसे लास्ट वाली स्टेज है इसकी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था की उम्र होती है जो किशोरावस्था की होती है, 11-12 साल से लेकर हम 17-18 साल भी इसकी अवस्था को मान सकते हैं, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को। यानी जो किशोरावस्था की एज होती है वही प्याजे के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की
आयु सीमा है। इस अवस्था में समस्याओं के समाधान हेतु उच्च मानसिक स्तर की मानसिक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं बालक के अंदर। बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है और उनकी सत्यता की जांच भी करने लगता है। परिकल्पनाएं क्या होती हैं? किसी भी विषय पर बहुत सारे तरीके से सोचकर वो कुछ समाधान बना सकता है, जो उसकी और उनको वो जांच भी कर सकता है। जब परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं तो उनकी सत्यता के लिए जांच भी होती है प्रत्येक परिकल्पना पर। तो इस अवस्था में बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करना भी सीख जाता है, साथ ही साथ उन परिकल्पनाओं की सत्यता की जांच भी करने लगता है। इस प्रकार से बालक इस समय उच्चतम मानसिक विकास की अवस्था में होता है। इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, जैसे कि बच्चे में तार्किक योग्यता आ जाती है। अभी तक जो उसकी जो थिंकिंग थी वो अतार्किक थी, किंतु अब उसमें तार्किक योग्यता आ जाती है। बालक में अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाती है। समस्याओं के समाधान में सिर्फ प्रत्यक्ष या वर्तमान ही चीज़ों को नहीं देखता है, वो वास्तविकताओं को नहीं देखता। साथ ही साथ वो भविष्य में और भूतकाल के अनुभवों के आधार पर भी अपने निर्णय देने लगता है। बालक के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। उसके अंदर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी आ जाती है, यानी उसमें निगमनात्मक योग तार्किकता आ जाती है। नियम बनाना आ जाता है उसे, किसी भी चीज़ में नियमीकरण आने लगता है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि देखिए, जब एक ही विषय पर हम बहुत तरीके से सोचते हैं, उसके हर पक्ष पर हम जब सोचते हैं तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और कन्वर्जेंट में हम उन सभी चीज़ों के द्वारा किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसका हम केंद्रीकरण कर देते हैं, तो ये हमारा अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो इन दोनों योग्यताओं के लायक बालक हो जाता है इसमें, यानी जो उसका जो उच्चतम विकास होता है मस्तिष्क का, वो इस अवस्था पर आते आते हो जाएगा। साथ ही ये गैंग एज होती है, क्योंकि किशोरावस्था की मैंने आपको अवस्था बताई थी कि ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये किशोरावस्था की अवस्था में ही होती है। तो ये गैंग एज होती है, इसमें बच्चे अपने समूह में रहना पसंद करते हैं, गैंग बनाते हैं। सिद्धांतीकरण आ जाता है बालकों में, तथा हाइपोथेटिकल डिडक्शन उनमें रीजनिंग आ जाती है। सोचने की क्षमता आ जाती है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की योग्यता आ जाती है, कल्पना भी करते हैं साथ में, और निगमनात्मक तर्क की योग्यता भी आ जाती है। तो ये सारी उनकी योग्यताएं इस अवस्था में विकसित हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्याजे के विकासात्मक सिद्धांत की सभी अवस्थाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तो इन सभी को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि इस सिद्धांत का, प्याजे की थ्योरी का शिक्षक के लिए क्या उपयोग है इस सिद्धांत का। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।